हेलो दोस्तों, नमस्कार। दिस इज़ भुवनेश भारत और मैं आज आपके सामने लेकर आया हूँ एक नया लेक्चर जिसमें हम बात करेंगे क्राउन रूल। इंडिया के हम कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में हम पढ़ाई कर रहे हैं। आपको बता दें, इससे पहले जो मैंने लेक्चर लिए हैं उसमें हमने कंपनी रूल के बारे में बात की, जिसमें हम 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेके हमने 1853 के चार्टर एक्ट तक हमने बात कर ली हुई है। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैं डाल दूंगा। आप पहले के लेक्चर भी देख लेना ताकि आपको आगे समझने में आसानी रहे। तो फ्रेंड, इससे पहले जैसे कि हमने बात की है कंपनी रूल, जिसमें 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट, 1781 के एक्ट ऑफ सेटलमेंट, 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट, 1786 के अधिनियम, 1792 के चार्टर एक्ट, 1813, 1833 और 1854 के चार्टर एक्ट के बारे में हमने बात की है। आज हम बात करेंगे क्राउन रूल। जैसा कि 1858 से 1947 तक इसका टाइम पीरियड रहता है क्राउन रूल का। क्राउन रूल का मतलब ये है कि भारत में जो कंपनी का जो रूल था, जो जो भी पावर्स कंपनी के पास थी, ईस्ट इंडिया कंपनी की बात कर रहे हैं हम, उन सारी पावर्स को, उनकी जो भी रेवेन्यू पावर थी या आप कह सकते हैं जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर थी, वो सारी पावर जो है ट्रांसफ़र कर दी गई। किसको? ब्रिटिश क्राउन के हवाले उसको ट्रांसफ़र कर दिया गया 1858 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अधिनियम के अंतर्गत। इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। हम ये बताने वाले हैं यहाँ पे कि क्राउन रूल में हम क्या क्या स्टडी करने वाले हैं आगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के बारे में हम बात करेंगे विस्तार से। फिर उसके बाद इंडियन काउंसिल एक्ट 1862, 1892 और 1909, तीन इंडियन काउंसिल एक्ट्स आते हैं जो ख़ास तौर पर कहीं ना कहीं इंडियंस के कॉपरेशन को लेकर ये एक्ट लाए गए थे कि ब्रिटिश रूल या ब्रिटिश शासन को अगर यहाँ पे रेगुलेट करना है तो भारतीयों का वहाँ पे कॉपरेशन या भारतीयों का एक जो सहयोग है ब्रिटिशर्स के लिए, वो कहीं ना कहीं एक नेसेसिटी है, ज़रूरी है। इसके बाद हम बात करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के बारे में। फिर अगला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में आता है, क्या कुछ इसमें विशेष प्रावधान है, इसके बारे में हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे आने वाले लेक्चर्स में। और फाइनली 1947 में इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, जब हमारा प्यारा भारत आज़ाद होता है एक लंबे संघर्ष के बाद, 200 साल के करीबन ब्रिटिश रूल के बाद जब हमारा देश आज़ाद होता है, तो वो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 क्या कुछ इसमें आया था, ये हम आने वाले लेक्चर्स में बात करेंगे। फिलहाल हम यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के बारे में। खास तौर पर आज हम बात करेंगे। आप इस लेक्चर में बने रहें और वीडियो को अंत तक देखें। सो गाइज, आगे हम बात करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के बारे में। डियर स्टूडेंट्स, मेक श्योर कि आपको ये सब कुछ विजिबल है, सब कुछ क्लियरली दिखाई दे रहा। अगर नहीं दिखाई दे रहा होगा तो आप इसका रेजोल्यूशन बढ़ा देना, इस वीडियो का रेजोल्यूशन बढ़ा सकते हो आप, वहाँ से शायद आपको क्लियरली दिखे। इसके बाद आप अपने नोट्स पे ऐसा ही चार्ट आप नोट कर सकते हो, इसको बाद में रिवाइज करने के लिए भी। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के बारे में हम बात करेंगे 1858, जो कि कहीं ना कहीं डायरेक्ट एक जो ब्रिटिश सम्राट का जो डायरेक्ट कंट्रोल था वो हमारे देश पर शुरू हो गया था। इसको भारतीय स्वतंत्रता का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है इस एक्ट को। ठीक है, इस एक्ट को सबसे पहले लॉर्ड पामरसन ने लाया था, जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे, लेकिन कुछ कारणवश उनको बाद में इस्तीफा देना पड़ा था, इसलिए बाद में 2 अगस्त 1858 को ये एक्ट लाया गया था एडवर्ड स्मिथ स्टैनले, जो बाद में भारत के सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट भी बने थे। ठीक है, तो रॉयल एसेट इसको मिली 2 अगस्त 1858 को, लेकिन इसकी जो कमेंसमेंट थी ऑफिशियली, इसको 1 नवंबर 1858 को लागू किया गया था। क्या कुछ विशेषता इस एक्ट के बारे में? वो सबसे पहली बात ये कि इस एक्ट को एन एक्ट फॉर द गुड गवर्नेंस ऑफ इंडिया इस नाम से भी जाना जाता है। यू कैन से दैट द मेन टाइटल ऑफ दिस एक्ट वाज एन एक्ट फॉर द गुड गवर्नेंस ऑफ द इंडिया। ठीक है, तो ये इसका मेन टाइटल भी था। इसमें क्या कुछ विशेष सबसे पहले देखने को मिला कि एंड ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, कहीं ना कहीं इन्होंने जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को जो समाप्त कर दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी के पास जो पावर्स थी, चाहे वो पावर रेवेन्यू कलेक्ट करने की थी, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर थी या और एनी काइंड ऑफ पॉलिटिकल पावर, वो सारी पावर्स जो है किसके पास चली गई? डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चली गई। अब हमारे देश पर, हमारे प्यारे भारत पर जो था वो डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन का जो है शासन स्थापित हो गया था इस एक्ट के द्वारा। दूसरी खास बात इसमें ये थी कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया चेंज्ड एज वॉइसराय। ठीक है, मैंने लॉर्ड कनिंग नाम भी यहाँ पे लिखा हुआ है ताकि आपको याद रखने में इजी रहे
लॉर्ड कनिंग जो है पहले वाइसराय ऑफ इंडिया थे, और वाइसराय का जो पद था वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को चेंज करके उस वाइसराय का पद जो है इस्टेब्लिश किया गया था। जैसे कि हमने देखा कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया 1833 के चार्टर एक्ट के बाद गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को जो है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया, और 1858 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के बाद गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को भी ख़त्म कर दिया गया और उसे अब वाइसराय कहा जाने लगा। ठीक है, तो लॉर्ड कनिंग जो है पहले वाइसराय ऑफ इंडिया थे। ठीक है, अध्यादेश यहाँ पे मैंने लिखा अध्यादेश। अध्यादेश का मतलब था कि यहाँ पे इस एक्ट के द्वारा जो है वाइसराय ऑफ इंडिया को जो है अध्यादेश जारी करने का भी अधिकार दे दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट इसमें था एंड एंडेड सॉरी इट एंडेड द सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट। डबल गवर्नमेंट, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जो नीचे मैंने दिया है कि इस एक्ट के द्वारा जो है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल इन दोनों को एबॉलिश करके जो डबल सिस्टम का जो डबल गवर्नमेंट का जो सिस्टम था, ठीक है, उस सिस्टम को जो है ख़त्म कर दिया गया है। और उसके स्थान पर क्या हुआ, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, ये एक नया ऑफिस जो है यहाँ पे शुरू किया गया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। अब ये क्यों था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया को सभी तरह की पावर्स यहाँ पे दी गई। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया को इंडिया की जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी थी वो दे दी गई। ठीक है, ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है जो ब्रिटिश कैबिनेट का ही एक मेंबर था। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है मेंबर ऑफ ब्रिटिश कैबिनेट, ही वॉज अ मेंबर ऑफ ब्रिटिश कैबिनेट एंड ही वॉज टोटली रिस्पॉन्सिबल एंड टोटली वो पूरी तरह से जो है जवाबदेह किसके प्रति था, ब्रिटिश पार्लियामेंट के प्रति टोटली जवाबदेह था, क्योंकि वो जो है ब्रिटिश कैबिनेट का ही एक मेंबर होता था। ठीक है, 15 मेंबर काउंसिल, तो 15 मेंबर काउंसिल क्या थी, ये काउंसिल जो है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को असिस्ट करने के लिए एक 15 मेंबर काउंसिल की भी इसमें स्थापना की जाती है, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को असिस्ट करेगी। जैसा कि आज हम देखते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है, ठीक है, कि हमारे पास प्रेसिडेंट है ना, जो सब कुछ उसके नाम पे चलेगा, लेकिन जो मंत्री परिषद है जो उसको असिस्ट करेगी, ठीक है, उसका चीफ कौन होगा, वो होगा आपका प्राइम मिनिस्टर। तो यहाँ पे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इसको असिस्ट करने के लिए जिस तरह से एक 15 मेंबर्स ऑफ काउंसिल है बनाई गई है, ठीक है, तो इस काउंसिल का जो हेड था वो भी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया ही इसका चेयरपर्सन होता था इस काउंसिल का, जो कि ये काउंसिल एक एडवाइजरी बॉडी के तौर पर काम करती थी, जो कहीं ना कहीं सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को जो है एडवाइस करती थी या उसको असिस्ट करती थी। आगे ऊपर है कि मुगल शासन के पद की समाप्ति, तो इस एक्ट में ख़ास विशेषता ये भी थी कि इस एक्ट के द्वारा जो है मुगल शासक का जो पद था उसको भी कहीं ना कहीं समाप्त कर दिया गया। तो बहुत कुछ चेंजेस जो है हमारे देश में इस एक्ट के द्वारा देखने को मिलते हैं। और सबसे मेन चीज़ ये है कि ये एक्ट अपने आप में एक बहुत ही महत्व रखता है, वो इसलिए क्योंकि अब यहाँ पे जो पावर स्ट्रक्चर था वो टोटली दैट वाज चेंज एंड ट्रांसफर टू द सम्राट, टू द क्राउन ऑफ ब्रिटेन। ठीक है, तो इस तरह से ये चीज़ इसमें हमें देखने को मिलती है। इसके बाद हम बात करेंगे जो काउंसिल एक्ट आते हैं, हम आगे बात करेंगे आगे आने वाले लेक्चर्स में। तो आप इसके बारे में थोड़ा सा आप देखिए और डिटेल में आप इसको पढ़ सकते हो, एम लक्ष्मीकांत से ही पढ़िए आप बेशक, लेकिन आप इतना श्योर रहें कि ये एक्ट काफ़ी महत्वपूर्ण है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो पहली बार इस एक्ट में हुई हैं। तो इस तरह के कई क्वेश्चन आ जाते हैं कि हु वाज द फर्स्ट वॉइस राय ऑफ इंडिया, जैसा कि लॉर्ड कनिंग हमने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, एंड टोटली जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को कब एंड कब किया गया, कब समाप्त किया गया, ये चीज़ हमें देखने को मिलती है। ठीक है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का जो ऑफिस था सबसे पहले किस एक्ट के द्वारा आया। ठीक है, डबल सिस्टम का जो डबल गवर्नमेंट का जो सिस्टम था कैसे एंड हुआ, कब एंड हुआ। ठीक है, और ये भारतीय स्वतंत्रता का मैग्ना कार्टा भी माना जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें नई नई हुई थी जो याद रखनी बहुत ज़रूरी है माय डियर फ्रेंड्स। तो ये कुछ था इस एक्ट के बारे में। आगे हम और लेक्चर्स में हम आगे बात करेंगे, जो हम क्राउन रूल के बारे में अभी बात कर रहे हैं। तो इसमें आगे आएगा हमारे जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको सब कुछ बता दिया कि क्राउन रूल के अंदर हम किन किन चीज़ों को और डिस्कस करेंगे। ठीक है, इंडियन काउंसिल एक्ट्स आएंगे
61 से लेके 1892, उसके बाद 1909, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एंड देन फाइनली द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। तो फ्रेंड्स, आप अगर नए हो मेरे चैनल पे तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर दीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट में आप बताते रहें कि लेक्चर कैसे लग रहे हैं आपके लिए, कहीं ना कहीं बेनिफिशियल है भी या नहीं है। तो उससे मुझे भी थोड़ा उत्साह मिलेगा कि हाँ मैं एक अच्छा काम कर रहा हूँ, आप लोगों तक मेरी जो एक वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन है वो कहीं ना कहीं आप लोगों तक पहुँच रही है, ठीक उसी सेंस में जिस सेंस में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। ठीक है, तो ये कुछ था इस वीडियो के अंदर। बाकी हम आगे आने वाली वीडियोस में और ज़्यादा अच्छे से कोशिश करेंगे। ठीक है, तब तक आप ख्याल रखिए अपना, और थैंक यू सो मच।